नीतीश कुमार जी को जेल भेजना चाहते हैं, आप नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष बताते हैं। हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने एनडीए को दिया है, एनडीए से कुछ लिया नहीं आज तक। हमारे 5 सांसदों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया हमारे लिए। आज तक एनडीए में हमारी अनदेखी होती रही। एनडीए को हमने मजबूत किया है, लेकिन एनडीए ने हमको जाने किसके इशारे पे, किसके दबाव पर, एक व्यक्ति है आज जो अपने आप को कहता हम एनडीए में हैं, कहता है कि हमारा 5 सांसद है। यह वही व्यक्ति है जो 2020 में नीतीश कुमार जी को जेल भेज रहा था। नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बंगले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ अगर बात किया जाए, जो सरकारी बंगला है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का, उसके ऊपर अभी फिलहाल 13 तारीख तक स्टे लगा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर बात कर ली जाए एनडीए की बैठक को लेकर, तो एनडीए की बैठक में चाचा पशुपति कुमार पारस को नज़रअंदाज किया गया। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त फिलहाल हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी मौजूद हैं। चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले तो बंगले को लेकर के बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो भवन निर्माण विभाग की तरफ से आदेश आया, कोर्ट में भी बातें चल रही हैं, तो अभी 13 तारीख तक फिलहाल इस पर स्टे लगाया गया। माननीय उच्च न्यायालय में कल सुनवाई हुई और माननीय न्यायाधीश महोदय ने जो भवन निर्माण विभाग के द्वारा 24 तारीख को एक पत्र हमारे पार्टी को भेजा गया था, उस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया था कि आप 1 सप्ताह के अंदर पार्टी कार्यालय खाली कर दें, नहीं तो बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। तो मामला पहले से न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय में कई बार इस पर बहस भी हो चुकी थी। हमने भवन निर्माण विभाग से आग्रह किया था और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी यह आग्रह किया था कि नीतीश कुमार जी इसमें हस्तक्षेप करें। कल न्यायालय में सुनवाई हुई। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय ने यह फैसला दिया है, ऑर्डर दिया है कि 13 तक इस पे स्टे रहेगा, 13 नवंबर तक। और माननीय न्यायाधीश महोदय ने यह भी एक आदेश पारित किया है, क्योंकि कल लेट तक यह मामला चला कोर्ट में, शाम में यह फैसला आया है। जजमेंट की कॉपी हमको अभी तक नहीं मिली है। जजमेंट की कॉपी थोड़ी देर में हम लोग को हमारे अधिवक्ता महोदय उपलब्ध करा देंगे। लेकिन जजमेंट में एक और भी एज फॉर रूल जो हमने नियमों का हवाला दिया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का या स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार का या राज्य सरकार का जो नियम है, जो कैबिनेट के द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट में निर्णय लिया गया था कार्यालय आवंटन को लेकर, या जो भवन निर्माण विभाग का गाइडलाइन है, एज फॉर रूल हमने कहा था कोर्ट में, हमारे अधिवक्ता ने, हमारे पक्षकार ने। तो माननीय न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है अपने ऑर्डर में कि राज्य सरकार 10 दिनों के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को पटना में नया कार्यालय उपलब्ध कराए। यही फैसला आया है। लेकिन जिस तरीके से पहले अगर बात की जाए, तो अभी कुछ दिनों पहले जो फैसला आया था कि 7 दिनों के अंदर फिलहाल बंगले को खाली करना, क्या कारण लग रहा है इसके? कारण तो स्पष्ट न है, कारण किसी से छिपी हुई नहीं है। एक पार्टी विशेष के नेता के दबाव में, और उसमें अब हम बोलना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग इन्वॉल्व भी थे उनके साथ। उनके दबाव में भवन निर्माण के पदाधिकारियों ने आनन फानन में यह फैसला लिया। दक्षा जी, एक बड़ा प्रश्न यह है, भवन निर्माण विभाग ने जो पत्र हमको 24 तारीख को भेजा, उसमें इस बात का भी भवन निर्माण विभाग के द्वारा उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का इस कार्यालय पे अवैध कब्जा है। 2021 में
लोक जनशक्ति पार्टी दो भागों में बट गई, पार्टी टूट गई। 2021 में जब पार्टी टूटी, उसके बाद हमने भवन निर्माण विभाग को लिख के दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में मान्यता बिहार में दिया है और सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। तो लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से जो आवंटन है पूर्व से, उस आवंटन को रद्द करते हुए इसको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से कर दिया जाए। भवन निर्माण विभाग के नाक के नीचे 3.5 साल से 2021 में पार्टी टूटी जून में, और यह नवंबर है 24, 3.5 साल से भवन निर्माण के नाक के नीचे हमारा कार्यालय चल रहा था और हम लगातार पत्राचार कर रहे थे। तब तक उनको अवैध कब्जा नहीं दिखा, लेकिन एक सप्ताह के अंदर उनको, एक सप्ताह कि आप अवैध, तो जब 3.5 साल से हम पत्राचार कर रहे हैं और आप कह रहे हैं, पत्र में यह भी उन्होंने उल्लेख किया है कि यह कार्यालय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से आवंटित था। हमने जो आवंटन रद्द किया है लोक जनशक्ति पार्टी का किया है, तो आप 3.5 साल तक किस बात का इंतजार कर रहे थे? किसी नेता का दबाव का इंतजार कर रहे थे? किसी पार्टी और या किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति नेता के दबाव प्रेशर का इंतजार कर रहे थे? तो निश्चित रूप में एक साजिश है, इसमें एक गहरी साजिश है। भेदभाव पूर्ण रवैया भवन निर्माण विभाग के द्वारा अपनाया गया था। जो भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो चिट्ठी हमको दी गई इस तरह की, वह न्याय संगत नहीं था, न्यायपूर्ण नहीं था। इसको हमने चुनौती दिया था। न्यायालय में जो फैसला आया है, न्यायालय का फैसले का हमारी पार्टी और हम नतमस्तक होकर पुरजोर स्वागत करते हैं। आज हमको न्याय मिला है और न्याय में यह भी एज फॉर रूल जो हमारा दलील था, कोर्ट ने माना है कि स्टेट पार्टी होने के नाते राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को राज्य सरकार कार्यालय 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराए। 40 वर्षों से इस बंगले में लगातार आप लोग रह रहे हैं, आपने भी एक लंबा वक्त देखा है इस बंगले में, तो कितना आप लोगों के लिए दुखदाई होगा? देखिए, इस बंगले में 1990 में यह बंगला मंत्री के रूप में वन एवं पर्यावरण मंत्री बने थे पशुपति कुमार पारस जी, उनको मिला था। और उसी 1990 से आज तक पशुपति कुमार पारस जी यहाँ रह रहे हैं। पहले तो जब 1990 से लेकर 2010 तक वो विधायक रहे, मंत्री रहे, तो उनके नाम से था मंत्री और विधायक के रूप में। उसके बाद जब हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से ये आवंटित हो गया, प्रदेश अध्यक्ष वही रहे, आज तक था। पार्टी 2 धड़ों में बटी और यहाँ देख लीजिए, रामविलास पासवान जी जब भी पटना आते थे, यहीं उनका सारा समय व्यतीत होता था। यहीं आप लोगों से भी, रामविलास पासवान जी हमारे पार्टी के संस्थापक, आप लोगों से मिलते थे, जुलते थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलते जुलते थे। यहाँ आदरणीय रामविलास पासवान जी की आत्मा इस कार्यालय में बसती है। देश के लाखों और बिहार के लाखों करोड़ों शोषितों, वंचितों, दलितों की मतलब विचारधारा यहाँ बसती है। रामविलास पासवान के सिद्धांत को मानने वाले उनके जितने भी अनुयायी हैं, प्रशंसक हैं, समर्थक हैं, उनका जो आत्मा है यहाँ बसता है। तो हमने बिहार सरकार से आग्रह किया था कि आदरणीय रामविलास पासवान दलों से ऊपर थे, सब दलों से ऊपर थे, दलों से बड़ी उनकी स्वीकारता थी, दलों के बंधन में उनको बांधा नहीं जा सकता। और उनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस जी यहाँ लंबे समय से पार्टी की गतिविधि को संचालित किए हैं। इसी नाते हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया कि इसको पारस बाबू के नाम से, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, उसके नाम से ही आवंटित कर दिया जाए। लेकिन ना जाने भवन निर्माण विभाग या भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारी, अफसर, ना जाने किसके दबाव में हैं, किसके प्रेशर में हैं। निश्चित रूप से किसी न किसी का दबाव है। और जहाँ तक हमको जानकारी है कि भवन निर्माण विभाग के या पहले एक मंत्री रहे हैं, अभी कद्दावर मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनका भी दबाव भवन निर्माण विभाग पर है। तो सवाल और उठ रहे हैं। देखिए, इस विषय को लेकर के जहाँ चर्चा हो रही है तो सवाल उठना लाजमी है। जिस तरीके से एनडीए की बैठक पिछले दिनों हुई, हमने देखा कि तमाम जितने भी दल हैं एनडीए में,
उनके दल के तमाम जितने भी नेता हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठा, आखिर पशुपति कुमार पारस जी की पार्टी के कोई लोग नहीं दिखाई दिए। और सबसे बड़ा सवाल कि वो भी चाचा पशुपति कुमार पारस भी जो हैं वो भी उस समय पटना में मौजूद थे, लेकिन बावजूद इसके जो है उन्हें पूछा नहीं गया, बुलाया नहीं गया। हमारी पार्टी ने इसका जवाब वही है दक्षा जी, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने एनडीए को दिया है, एनडीए से कुछ लिया नहीं आज तक। 5 पार्टी की सांसद थी, एनडीए को हमारे नेता ने समर्थन दिया। एनडीए में वो अलायंस में थे। हमारे 5 सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को के नेतृत्व में एनडीए में थे केंद्र में, और बिहार में भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी डबल इंजन की सरकार का समर्थन कर रही थी। तो हम लोग तो एनडीए के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिए। हमारे 5 सांसदों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे 5 सांसदों की कुर्बानी ली गई, हमने अपने आप को कुर्बान कर दिया। लेकिन एनडीए ने हमारे लिए, आज तक एनडीए में हमारी अनदेखी होती रही। जहाँ तक रही बैठक की बात, बैठक में इतनी बड़ी बैठक एनडीए की परसों आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में हुई। हमारी पार्टी को, जबकि हमारी पार्टी को वे लोग मानते हैं, बैठक के बाहर जब सारे एनडीए के नेता निकले, जितने मंत्री निकले, एनडीए के विधायक निकले, सारे नेता निकले, आप लोग को चैनल को कहा कि पशुपति कुमार पारस जी एनडीए में हैं, अस्वस्थ हैं, इसीलिए नहीं आ सके। जबकि पशुपति कुमार पारस जी पटना में ही थे उस दिन, कल तक वह पटना में थे, यहाँ बैठे हुए थे। हमारी पार्टी को ना कोई आमंत्रण मिला, ना कोई सूचना मिला। निश्चित रूप से यह दुखदायी है और आश्चर्यजनक है। लेकिन हम लोगों ने अपना सर्वोच्च एनडीए को मजबूत करने में लगाया है। एनडीए को हमने मजबूत किया है, लेकिन एनडीए ने हमको लगातार कमज़ोर किया है। एनडीए के द्वारा हमको कमज़ोर किया जा रहा है। तो और ना जाने किसके इशारे पे, किसके दबाव पर एक व्यक्ति है आज जो अपने आप को कहता हम एनडीए में हैं, कहता है कि हमारा 5 सांसद है। यह वही व्यक्ति है जो 2020 में नीतीश कुमार जी को जेल भेज रहा था। यह वही व्यक्ति है जो कहता था कि नीतीश कुमार के साथ निश्चय की योजना की जांच कराएंगे, नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं। नीतीश कुमार जी के सारे सीटों पर उम्मीदवार दिया, 150 से सीट पर उम्मीदवार दिया। हम लोगों ने उसका विरोध किया। पशुपति कुमार पारस जी ने नीतीश कुमार को विकास पुरुष बताया, उसी चलते पार्टी टूटी। उसी चलते चिराग पासवान ने बेइज्जत किया पशुपति पारस जी को भरी सभा में कि हम नीतीश कुमार जी को जेल भेजना चाहते हैं, आप नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष बताते हैं। आप एनडीए में रहना चाहते हैं, हम एनडीए से अलग लड़ना चाहते हैं। इसी सवाल पे तो पार्टी टूटी थी। तो हमने तो एनडीए को मजबूत किया है, और एनडीए को मजबूत करने के चाहत में, चक्कर में हम लोग कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन कमज़ोर हम नहीं हुए हैं, आप लोगों के नज़र में हो सकता है, लेकिन हमारी जो ताकत है, हमारी ताकत और भी बढ़ी है, ताकत और भी मजबूत हुआ हमारी पार्टी का। दलितों की निर्णायक ताकत रामविलास पासवान के निधन के बाद बिहार में यदि दलितों की निर्णायक ताकत, बड़ी ताकत किसी के साथ है पासवान समाज की, तो वह पशुपति कुमार पारस जी के साथ है। और 2025 के विधानसभा में यह आप लोग को देखने को मिलेगा। एक आखिरी सवाल है श्रवण जी, ठीक है, आपने ये कहा कि अनदेखी की गई, एनडीए ने आपको कमज़ोर किया, आप लोगों ने एनडीए को मजबूत किया। और लोकसभा चुनाव की भी अगर बात कर ली जाए तो लोकसभा चुनाव में भी अनदेखी की गई, क्योंकि पार्टी को एक भी टिकट एनडीए की ओर से नहीं मिला। और अब बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होती है, वहाँ पर भी न्योता नहीं मिलता है। और ऐसे में जो एनडीए के सहयोगी दल के जो नेता हैं वो निकलते हैं तो कहते हैं कि अस्वस्थ है, या अपने अपने कारण देते हैं। अब आगे क्या रुख होगा आपकी पार्टी का, क्योंकि सब लोग ये सोच रहे हैं कि अनदेखी लगातार की जा रही है, अगर ज़रूरत पड़ी तो महागठबंधन के साथ क्या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जाएगी? एक लाइन में हम आपके प्रश्न का जवाब दे देते हैं। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। तो समय का इंतजार कीजिए। व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। शुक्रिया। तो देखिए, श्रवण अग्रवाल जी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता,
इनसे खास बातचीत हो रही थी। और जिस तरीके से चर्चाएं इन दिनों काफी ज्यादा हो रही है, क्योंकि बंगले को लेकर जहां एक तरफ सियासत हो रही है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की लगातार एनडीए की ओर से अनदेखी आखिर क्या दर्शाती है, इनसे साफ तौर से जानने की कोशिश कर रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।